टॉपिक इज लीनियर फर्स्ट ऑर्डर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन, या इसी टॉपिक का दूसरा नाम है लैग्रेंजियस लीनियर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन। तो देखो क्वेश्चन में क्या दिया है, एक्स क्यू इक्वल टू वाई पी प्लस एक्स इंटू ई टू दी पावर एक्स स्क्वेयर प्लस वाई स्क्वेयर, वेयर पी क्या होता है, ये स्मॉल पी है, डेल जेड अपॉन डेल एक्स, एंड क्यू क्या होता है, डेल जेड अपॉन डेल वाई। तो देखो इस टॉपिक के क्वेश्चन को आपको कैसे सॉल्व करना है। सबसे पहले तो आपको क्वेश्चन को इस लैग्रेंजियस फॉर्म में लाना पड़ता है। ठीक है, क्वेश्चन जो आपको गिवन रहेगा उसको इस फॉर्मेट में लाना पड़ता है, यानी पी और क्यू वाली टर्म लेफ्ट हैंड साइड में रखना और जो तीसरी टर्म है वो राइट हैंड साइड में रखना। क्वेश्चन में जो पी एंड क्यू वाली टर्म है उसको लेफ्ट साइड में लेके आना और जो रिमेनिंग टर्म है उसको राइट हैंड साइड में रखना। तो देखो क्वेश्चन में ये दिया है, तो देखो लेफ्ट हैंड साइड में क्या क्या चाहिए हमें, पी और क्यू वाली टर्म, क्योंकि यहाँ पे देखो ना पी इधर है, क्यू भी इधर है, और ये एक एक टर्म इधर रहेंगी। तो लैग्रेंजियस फॉर्म क्या होता है, कैपिटल पी स्मॉल पी प्लस कैपिटल क्यू स्मॉल क्यू इक्वल टू आर। तो अभी ये हमारा गिवन है क्वेश्चन, तो इसमें पी और क्यू एक साइड लेके आते हैं लेफ्ट हैंड साइड में। तो क्यू वाली टर्म तो ऑलरेडी है लेफ्ट हैंड साइड में, बट पी वाली है क्या, पी वाली राइट हैंड साइड में। तो हम क्या करेंगे, इसको इधर शिफ्ट करेंगे लेफ्ट हैंड साइड में। तो आपको पता है इधर ये प्लस में है और इधर आएंगी तो माइनस में हो जाएंगी। तो ये लिखा हमने एज इट इज, ये यहाँ पे प्लस में है ना, इसके सामने कुछ नहीं मतलब प्लस है ना, तो इधर आएंगी तो माइनस हो जाएंगी, इक्वल टू, और इधर कौन सी बची, ये वाली टर्म। तो अभी देखो हमारा लैग्रेंजियस फॉर्म में ये क्वेश्चन आ गया। देखो अभी भी थोड़ा आने का है, पी और क्यू लेफ्ट हैंड साइड में तो आ गए, बट स्टार्टिंग में पी है देन क्यू है, तो ये पी वाली टर्म पहले लिख लेंगे और ये स्मॉल क्यू वाली टर्म बाद में लिख लेंगे, और ये एज इट इज। तो अब देखो लैग्रेंजियस फॉर्म में हमारा क्वेश्चन आ गया, पहले पी देन ये स्मॉल क्यू और राइट हैंड साइड में जो रहती है वो कैपिटल आर। ठीक है, तो फिर इसके बाद पी क्यू आर की वैल्यू लिख लेना, कैपिटल पी कैपिटल क्यू कैपिटल आर। तो कैपिटल पी की वैल्यू कौन होंगी, जो स्मॉल पी के साथ है वो कैपिटल पी की वैल्यू, जो स्मॉल क्यू के साथ है वो कैपिटल क्यू की वैल्यू, और जो राइट हैंड साइड में है वो आर की वैल्यू। तो p की वैल्यू क्या होती है, जो स्मॉल p के साथ है, स्मॉल p के साथ कौन है, माइनस वाई। कैपिटल Q की वैल्यू क्या रहती है, जो स्मॉल q के साथ है, x। और राइट हैंड साइड की वैल्यू क्या रहेंगी, हमेशा r। यहाँ तक समझ में आ गया। p q r की वैल्यू निकालने के बाद हमें लिखना है ऑक्सिलरी इक्वेशन। तो ऑक्सिलरी इक्वेशन ये वाला है, हर क्वेश्चन में यही लिखना है, लैग्रेंजियस फॉर्म हर क्वेश्चन में यही लिखना है। तो ऑक्सिलरी इक्वेशन क्या है, डी एक्स अपॉन पी इक्वल टू डी वाई अपॉन क्यू इक्वल टू डी जेड अपॉन आर। तो डी एक्स डी वाई डी जेड इनको एज इट इज लिखना है और पी क्यू आर की वैल्यू यहाँ पे पुट करना है। तो पी की वैल्यू माइनस वाई, क्यू की वैल्यू एक्स और आर की वैल्यू ये रही। तो यहाँ तक आपको सबसे पहले करना है, लैग्रेंजियस फॉर्म में लाना है क्वेश्चन को, देन ऑक्सिलरी इक्वेशन लिखना है। इसके बाद हमारे पास सॉल्यूशन निकालने के लिए दो तरीके हैं। ठीक है, एक तरीका होता है ग्रुपिंग मेथड और एक तरीका होता है मल्टीप्लायर मेथड। तो एक तो आपका आंसर ग्रुपिंग मेथड से निकलेगा या मल्टीप्लायर से निकलेगा, इन्हीं दोनों मेथड में से हम आंसर निकालते हैं। तो हमें दो सॉल्यूशन निकालने पड़ते हैं। ठीक है,
दो बार हमें आंसर निकालने पड़ते हैं। एक होता है फर्स्ट सॉल्यूशन और एक होता है सेकंड सॉल्यूशन। तो फर्स्ट सॉल्यूशन या तो ग्रुपिंग मेथड से निकलेगा, नहीं तो मल्टीप्लायर मेथड से निकलेगा। सेकंड सॉल्यूशन भी या तो ग्रुपिंग मेथड से निकलेगा, नहीं तो मल्टीप्लायर मेथड से निकलेगा। और कभी कभी हो सकता है हमें दोनों मेथड का कॉम्बिनेशन करना पड़े, यानी ग्रुपिंग भी और मल्टीप्लायर भी, वैसे भी कभी कभी हो सकता है। तो अभी देखो, अभी आपको कैसे पता चलेगा ग्रुपिंग मेथड से सॉल्व करना है कि मल्टीप्लायर मेथड से सॉल्व करना है, तो ये हमें पहले चेक करना होता है। तो ये टॉपिक बहुत लोगों के लिए डिफिकल्ट जाता है, क्योंकि पता करना ही बहुत मुश्किल है कि कौन सी मेथड यूज करे, ग्रुपिंग मेथड यूज करे कि मल्टीप्लायर मेथड यूज करे। तो सबसे पहले आप देखना ग्रुपिंग मेथड से आंसर निकल रहा है कि नहीं निकल रहा है। तो जो मैं ट्रिक बताऊंगा उस ट्रिक को आपको फॉलो करना है, तो थोड़ा आपको आसानी जाएंगी सॉल्यूशन निकालने में। तो देखो, पहले रफ में करके देखना ग्रुपिंग मेथड से हो रहा है कि नहीं हो रहा। तो देखो, ग्रुपिंग मतलब क्या होता है, आपको ग्रुप बनाने पड़ते। या तो आप इन दोनों का ग्रुप बना सकते हो, या तो इन दोनों का ग्रुप बना सकते हो, नहीं तो इन दोनों का ग्रुप बना सकते हो। तीन ग्रुप यहाँ पे पॉसिबल है, डायरेक्ट डायरेक्ट, इन दोनों का या इन दोनों का या फर्स्ट और थर्ड का। ठीक है, इन तीन ग्रुप्स हम बना सकते हैं। तो कौन से दो ग्रुप लेंगे ये हमें चेक करना पड़ता है। ठीक है, कौन से दो ग्रुप यानी कौन से दो रेशो, इसको रेशो बोलते हैं। ये एक हमारा फर्स्ट रेशो, सेकंड रेशो, थर्ड रेशो। ये दो रेशो ले कि ये दो ले कि ये दो ले, पहले इन दोनों को हम लेके देखते हैं कि इससे आंसर आएगा कि नहीं आएगा। तो मैंने लिखा ये, पहले आपको रफ में करना है, डी एक्स अपॉन माइनस वाई इक्वल टू डी वाई अपॉन एक्स। अब यहाँ पे एक्स वाई जेड रहता है हर क्वेश्चन में। ठीक है, हर क्वेश्चन में क्या रहेगा, एक्स वाई जेड। ये ऊपर नहीं क्या, एक्स वाई जेड, डी एक्स डी वाई डी जेड। तो ऐसे लिखना एक्स वाई जेड होता है। अभी देखना ये ऊपर में एक्स और वाई है, ऊपर में क्या है, एक्स और वाई है, एक्स है और वाई है। तो ये जो जेड है ना, ये डिनोमिनेटर में नहीं दिखना चाहिए। जो मैं ट्रिक बता रहा हूँ ना, वो आपको ध्यान में रखनी है। क्या ट्रिक बताई मैंने, हमें देखना है एक्स वाई जेड में से ऊपर कौन है। तो न्यूमरेटर में एक्स है और वाई है, तो कौन नहीं है ऊपर, जेड नहीं है। तो वो जेड आपको डिनोमिनेटर में नहीं दिखना चाहिए। अगर जेड डिनोमिनेटर में नहीं है तो आप ग्रुपिंग मेथड यूज कर सकते हो, और ये रेशो हमारे लिए अच्छे होंगे, ये दो रेशो, इससे हमारा सॉल्यूशन निकल जाएगा। फॉर एग्जाम्पल ये ऐसे रहता है, डी एक्स डी वाई, मान लो मैंने लिखा यहाँ पे जेड और यहाँ पे लिख लिया एक्स। अभी देखो ऊपर क्या है, एक्स वाई जेड में से एक्स और वाई है, जेड है क्या ऊपर, नहीं है। तो जेड नीचे भी नहीं चाहिए, ऊपर नहीं है ना तो नीचे भी नहीं चाहिए, बट यहाँ पे नीचे मुझे जेड दिख रहा है। तो आप इन दो रेशो को नहीं ले सकते, फिर आपको इन दो रेशो को चेक करना पड़ेगा सेम कॉन्सेप्ट से। यहां से भी नहीं हो रहा तो पहले और तीसरे को करना, और पहले और तीसरे से भी नहीं हुआ तो फिर देखना मल्टीप्लायर मेथड से सॉल्यूशन निकल सकता है क्या। पहले ग्रुपिंग से चेक कर लेना, पहले इन दोनों को करना, इससे नहीं हो रहा तो इन दोनों को करना, इससे नहीं हो रहा तो इन दोनों को करना, और तीनों इससे नहीं हो रहा तो फिर मल्टीप्लायर मेथड से आंसर निकलता है कि नहीं वो देखना। तो जो ट्रिक बताई वो ध्यान में रखना, एक्स वाई जेड होता है हर क्वेश्चन में। तो ऊपर देखना क्या है, एक्स और वाई है, क्या नहीं है ऊपर, जेड नहीं है, तो वो नीचे भी नहीं चाहिए। तो यहाँ पे नीचे जेड नहीं है, तो हम ग्रुपिंग मेथड यूज करेंगे और इन दो रेशो का इस्तेमाल करेंगे। तो सिंपल क्या करना है, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करनी है, एक्स इंटू डी एक्स इक्वल टू माइनस वाई इंटू डी वाई।
फिर आपको क्या करना है, सारी टर्म्स को एक साइड लेके जाना। ये माइनस वाई डी वाई है, इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा प्लस, सारी टर्म्स एक साइड पे लेके जाना और इक्वल टू क्या रहेगा जीरो, क्योंकि ये माइनस वाई है, इधर साइड जाएगा तो ये प्लस वाई हो जाएगा। अगर इधर प्लस रहा तो इधर जाएगा तो माइनस होगा। ये आपको छोटी छोटी बातें पता होंगी। तो जैसे ही आपने सारी टर्म्स को एक साइड लेके गए और इक्वल टू जैसे आपका जीरो आया, तो इस टर्म के बाद आपको तुरंत क्या करना है, इंटीग्रेशन करना है दोनों साइड, इधर भी और इधर भी। तो कितने टर्म है, दो टर्म है, तो दोनों को इंटीग्रेशन दे देना डायरेक्ट, इंटीग्रेशन एक्स डी एक्स प्लस इंटीग्रेशन वाई डी वाई। जितने भी टर्म होंगी उनको इंटीग्रेशन करना है। तो इसको भी इंटीग्रेशन, इसको भी इंटीग्रेशन, इसको भी इंटीग्रेशन। अब आपको एक फॉर्मूला अच्छे से पता है, कौन सा फॉर्मूला, अगर पहले की वीडियोस आपने देखे होंगे तो शायद मैंने इस फॉर्मूले के बारे में बताया है दूसरे टॉपिक पर जो मैंने वीडियो डाले। इंटीग्रेशन एक्स टू दी पावर एन डी एक्स क्या होता है, एक्स टू दी पावर एन प्लस वन अपॉन एन प्लस वन। तो वेरिएबल कौन है इसमें, एक्स है, इसलिए यहाँ पे भी एक्स है और यहाँ पे भी एक्स है। अब एक्स की जगह वेरिएबल दूसरा भी हो सकता है, तो इसी फॉर्मूला का कॉन्सेप्ट सेम रहेगा। अगर मान लो वेरिएबल वाई है, तो जहाँ जहाँ एक्स है ना वहाँ वाई आएगा, वाई टू द पावर एन डी वाई इक्वल टू वाई टू द पावर एन प्लस वन अपॉन एन प्लस वन। समझ में आ गया कैसे फॉर्मूला बनेगा। अगर वेरिएबल जेड है तो इंटीग्रेशन जेड टू दी पावर एन डी जेड इक्वल टू जेड टू दी पावर एन प्लस वन अपॉन एन प्लस वन। समझ में आ गया फॉर्मूला। तो अभी देखो कौन सा फॉर्मूला लगेगा, इंटीग्रेशन एक्स डी एक्स, ये है क्या हमारा इंटीग्रेशन एक्स डी एक्स। हाँ, पावर में एन की वैल्यू देखना कितनी है, अभी एक्स के ऊपर कुछ नहीं, मतलब वन है क्या, तो मतलब हमारी एन की वैल्यू क्या है, वन है। अरे एक्स के पावर में कुछ नहीं है मतलब वन है। तो चलो फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, इंटीग्रेशन एक्स डी एक्स है क्वेश्चन में इक्वल टू क्या है इसका एक्सपांशन, एक्स एज इट इज, एन की वैल्यू वन है तो वन प्लस वन अपॉन एन की वैल्यू वन है वन प्लस वन। तो इसका आंसर आएगा एक्स वन प्लस वन यानी टू, वन प्लस वन यानी टू, यानी इसका आंसर क्या मिला, एक्स स्क्वेयर बाई टू। समझ में आ गया। अगर मान लो यहाँ पे वाई रहेगा तो वाई लिखना, यहाँ पे भी वाई आएगा, यहाँ पे भी वाई आएगा, यहाँ पे भी वाई आएगा। तो इंटीग्रेशन वाई डी वाई क्या होगा, वाई स्क्वेयर बाई टू। इंटीग्रेशन जेड डी जेड क्या होगा, जेड स्क्वेयर बाई टू। अब ये बार बार नहीं बताऊंगा, जहाँ पे भी मुझे ऐसे दिखा उसका आंसर क्या होगा, एक्स स्क्वेयर बाई टू। इंटीग्रेशन वाई डी वाई दिखा, वाई स्क्वेयर बाई टू। इंटीग्रेशन जेड डी जेड लिखा तो जेड स्क्वेयर बाई टू में लिख लूंगा। कैसे आया, इस फॉर्मूले की मदद से। ठीक है, जो वेरिएबल है वो यहाँ पे हम लिखते हैं। अगर y है तो x की जगह y आएगा, बट फॉर्मूला तो सेम ही रहेगा, n प्लस वन सेम ही रहेगा, n प्लस वन सेम ही रहेगा, सिर्फ वेरिएबल चेंज होता है। ठीक है, तो इसका एक्स स्क्वेयर बाई टू ये प्लस एज इट इज, इसका वाई स्क्वेयर बाई टू, और इंटीग्रेशन ऑफ जीरो रहा तो उसको क्या लिखना, सी वन। ठीक है, इंटीग्रेशन ऑफ जीरो यानी कांस्टेंट, ये सी वन मतलब क्या होता है, कांस्टेंट। तो कांस्टेंट को सबसे पहले सी वन नाम दे देना। अब देखो यहाँ पे क्या करेंगे, थोड़ा कैलकुलेशन करेंगे। दो टर्म है यहाँ पे, एक टर्म ये दूसरी टर्म। अब दोनों का डिनोमिनेटर सेम है, ये न्यूमरेटर होता है ये डिनोमिनेटर, तो दोनों का डिनोमिनेटर सेम है। तो क्या होता है ऐसे में रहा, तो जैसे फॉर एग्जांपल ए इंटू एम प्लस बी इंटू एम ऐसे रहा, तो दो टर्म है और दोनों का डिनोमिनेटर सेम है तो उसको एक ही बार लिखते और इनका ए प्लस बी ऐसा करते। तो यही मैथ्स का ये यहाँ पे यूज होगा यहाँ पे।
तो 2 एज इट इज लिखेंगे, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, ये C1 एज इट इज। फिर ये यहाँ पे जो डिवाइड में रहेगा उसको इधर साइड भेज देना, तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, तो 2 × C1 हो जाएगा। अब जैसे ही हमने जो कांस्टेंट दिया था उसके साथ में और कुछ आ गया मल्टीप्लाई में, हमने जो कांस्टेंट C1 लिखा था अगर उसके साथ मल्टीप्लाई में कुछ आ गया, कोई भी वैल्यू आ सकती है, 2, 3, 4, 5 कुछ भी आ सकता है, तो तुरंत इसको रिप्लेस कर लेना, किससे, ए से कर लेना। ये लेटर हम कुछ भी दे सकते हैं बट हमेशा आप ए दे देना। तो मतलब 2C1 की जगह आगे क्या लिखेंगे, ए। तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू ये हमारा रहा फर्स्ट सॉल्यूशन। तो कैसे लिखना, फर्स्ट सॉल्यूशन इज u इन ब्रैकेट x कॉमा वाई कॉमा जेड। ये हर क्वेश्चन में ऐसे ही लिखना है और जो भी आंसर आया है वो यहाँ पे लिखना। तो ये हुआ हमारा फर्स्ट सॉल्यूशन। फिर निकालना पड़ता है हमें सेकंड सॉल्यूशन। तो फिर से देखना ग्रुपिंग मेथड अप्लीकेबल है कि नहीं है। तो ग्रुपिंग मेथड में आपको पता है रेशोस लेने पड़ते हैं 2, तो ये रेशो फिर से मत लेना, अब दूसरे 2 रेशो लेना पड़ेगा। इन दोनों का हमने यूज कर लिया, इन दोनों का यूज करके देखते आंसर आएगा कि नहीं आएगा। ठीक है, तो ये लिख लिया, ये 2 रेशो देखो यहाँ पे। तो जो मैंने ट्रिक बताई थी, वेरिएबल कौन से होते हैं हमारे, एक्स वाई जेड। तो ऊपर देखना क्या है, वाई और जेड है। ऊपर क्या है, वाई है और जेड है। ऊपर क्या नहीं है, एक्स नहीं है, तो नीचे भी एक्स नहीं चाहिए। जैसे यहाँ पे ऊपर जेड नहीं था तो नीचे भी जेड नहीं चाहिए था। यहाँ पे ऊपर एक्स नहीं है तो नीचे भी एक्स नहीं चाहिए। अगर नीचे एक्स होगा तो आप सॉल्यूशन निकाल नहीं पाओगे। तो ये 2 रेशो काम के नहीं है। बट यहाँ पे थोड़ा देखना, एक्स तो है जो कि हमें नहीं चाहिए, बट अगर एक्स कैंसल हो रहा होगा तो यूज कर लेना इन रेशो को, क्योंकि कैंसल हो रहा होगा तो वो हट जाएगा ना एक्स। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे एक्स है और एक्स इधर मल्टीप्लाई में, देखो इधर प्लस माइनस वगैरह रहता तो ये कैंसल नहीं होता, एक्स मल्टीप्लाई में है ना, तो ये एक्स कैंसल हो जाएगा, तो एक्स हट गया। तो यहाँ पे बचा डी वाई इक्वल टू डी जेड ई टू द पावर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। अब आप बोलोगे सर यहाँ पे तो और एक्स दिख रहा, तो इसको भी हम हटा सकते हैं। कैसे, हमारे पास एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर की जगह हम क्या लिख सकते हैं, ये हमारा फर्स्ट सॉल्यूशन देखो ना, इसका हम यूज कर सकते हैं ना। तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर की जगह ए लिख लेना, तो एक्स भी हट जाएगा। तो डी वाई इक्वल टू डी जेड ई एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर की जगह ए। अभी देखो यहाँ पे एक्स दिख रहा है क्या आपको, नहीं। फिर ये इधर डिवाइड में इधर आएगा तो मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ई टू दी पावर ए डी वाई इक्वल टू डी जेड। फिर मैंने क्या बोला था, सारी टर्म्स को एक साइड लेके आना, जैसे यहाँ पे हमने इसके बाद किया था, सारी टर्म्स को एक साइड लेके जाना और राइट हैंड साइड पे सिर्फ 0 रहना चाहिए। तो ये इस टर्म को इस साइड लेके जाएंगे, तो ये प्लस है डी जेड, इधर आएगा तो माइनस हो जाएगा। जैसे ये स्टेप आपको मिल गई इक्वल टू 0 वाली, इंटीग्रेशन कर लेना। तो कितनी टर्म है यहाँ पे, 1 2, तो दोनों को इंटीग्रेशन करना पड़ेगा और इधर भी करना पड़ता। अब आपको पता है एक्सपोनेंशियल का इंटीग्रेशन क्या होता है, ठीक है। हाँ, यहाँ पे ध्यान रखो, इंटीग्रेशन यहाँ पे विथ रिस्पेक्ट टू क्या है, वाई है। तो यहाँ पे तो कोई वाई वाली टर्म दिख नहीं रही ना, तो ये कांस्टेंट हो गया। अरे इंटीग्रेशन आप किसके रिस्पेक्ट में कर रहे हो वो देखना हमेशा, डी वाई है। तो इंटीग्रेशन जहाँ पे वाई दिखाई देगा ना वहीं पे इंटीग्रेशन हो सकता है। तो यहाँ पे तो वाई नहीं है ना, तो ये कांस्टेंट हो गया, तो इसको इंटीग्रेशन के बाहर लिखना। तो देखो इंटीग्रेशन के बाहर लिखा, बचा क्या इंटीग्रेशन, वो डी वाई एज इट इज माइनस एज इट इज, यहाँ पे तो सिर्फ डी जेड लिखा है। तो हमेशा ध्यान में रखना, इंटीग्रेशन के मल्टीप्लाई में डेरिवेटिव आया
ये डी जेड यानी डेरिवेटिव है ना, तो हमेशा इंटीग्रेशन और डेरिवेटिव कैंसिल होगा। हर इसमें आपको करना है, इंटीग्रेशन के बाद अगर डी दिखा आपको तो वो इंटीग्रेशन और डी कैंसिल होगा, फिर बचेगा क्या, जेड। हमेशा हर क्वेश्चन में देखना, जैसे इंटीग्रेशन के बाद डेरिवेटिव दिखा तो इंटीग्रेशन और डेरिवेटिव को कैंसिल कर देना। तो देखो यहाँ पे अभी तो मैंने यहाँ पे एक स्टेप आगे इसको एज इट इज लिख लिया, इसको भी एज इट इज लिख लिया। आप यहीं पे कैंसिल कर सकते थे, यानी डायरेक्ट आप यहाँ पे z लिख सकते हो। मैंने एक स्टेप आगे बढ़ाया। अभी देखो e टू दी पावर a तो एज इट इज रहेगा। देखो इंटीग्रेशन डेरिवेटिव कैंसिल, y बचा, माइनस इंटीग्रेशन डेरिवेटिव कैंसिल, z बचा। और इंटीग्रेशन ऑफ जीरो क्या होता है, कांस्टेंट, हमेशा ध्यान में रखना। इंटीग्रेशन ऑफ जीरो क्या होता है, कांस्टेंट। अब कांस्टेंट की जगह क्या लिखना, जैसे हमने यहाँ पे पहले क्या लिखा था, इंटीग्रेशन ऑफ जीरो कांस्टेंट होता है c1 लिखा था, तो अभी यहाँ पे इंटीग्रेशन ऑफ जीरो c2 लिखेंगे। रिपीट मत करना। अब हम क्या करेंगे, और सॉल्व हो सकता है क्या, नहीं, और सॉल्व हो तो ये नहीं होगा। तो जैसे हमने क्या किया था, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर की जगह ए लिखा था, तो अभी ए की जगह एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर लिख लेते। तो रिप्लेस ए बाय एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, तो ई ए की जगह एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, वाई एज इट इज माइनस जेड एज इट इज इक्वल टू c2। तो ये रहा हमारा सेकंड सॉल्यूशन। सेकंड सॉल्यूशन कैसे लिखते, फर्स्ट सॉल्यूशन में u लिखते हैं, सेकंड सॉल्यूशन में v लिखते हैं, और x कॉमा वाई कॉमा जेड तो रहेगा, x कॉमा वाई कॉमा जेड तो रहेगा, और इक्वल टू ये जो हमारा सॉल्यूशन आया है वो लिखना। और लास्ट में क्या लिखना, दोनों सॉल्यूशन मिलने के बाद कंप्लीट सॉल्यूशन इज, तो कैसे लिखना, हर क्वेश्चन में फाइ ब्रैकेट में u कॉमा v इक्वल टू फाइ एज इट इज ब्रैकेट एज इट इज, फिर u का आंसर आपने क्या निकाला, ये हमारा u का आंसर। तो u का आंसर क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू a। तो ये इक्वल टू के बाद नहीं लिखना है, सिर्फ ये लिखना है आपको, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, फिर कॉमा देना, v का आंसर y इंटू ई टू दी पावर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस जेड, इक्वल टू के बाद वाला कभी भी मत लिखना, सिर्फ ये लिखना है, और ब्रैकेट ये कंप्लीट। तो इस प्रकार से आपको ये क्वेश्चन करना था। जैसे ये वाला क्वेश्चन देख लो, गिवन लिख लिया मैंने जो क्वेश्चन में दिया था। फिर हमें पता है लैग्रेंजियस फॉर्म में लाना पड़ता है, क्या होता है, पी पी ए कैपिटल पी और उसके नीचे स्मॉल p प्लस क्यू क्यू इक्वल टू आर। तो इस फॉर्म में हमारा क्वेश्चन है क्या, देख लेना। लेफ्ट हैंड साइड में p और q वाली टर्म चाहिए और एक टर्म राइट हैंड साइड में चाहिए। तो ऑलरेडी क्वेश्चन में देखो p वाली भी लेफ्ट हैंड साइड में है और q वाली भी लेफ्ट हैंड साइड में है। पिछले क्वेश्चन में नहीं था, उसमें हमें करना पड़ा। यहाँ पे ऑलरेडी नहीं थी, लेफ्ट हैंड साइड पे क्यू था, तो हमने इस पी को लेफ्ट हैंड साइड में लेके आए थे। बट इस क्वेश्चन में ऑलरेडी हमारी टर्म्स पी और क्यू ऑलरेडी लेफ्ट हैंड साइड में है, तो लैग्रेंजियस फॉर्म तो ऑलरेडी क्वेश्चन में दिया है। फिर कंपेयर करते हम, वैल्यू क्या निकालते, कैपिटल पी क्यू आर। तो पी की वैल्यू क्या होती है, जो स्मॉल p के साथ है, वाई स्क्वायर। कैपिटल क्यू की वैल्यू क्या होती है, जो स्मॉल q के साथ है, एक्स वाई नहीं, विथ साइन लिखना, माइनस एक्स वाई। और r यानी कौन होता है, जो राइट हैंड साइड में है। फिर ऑक्सिलरी इक्वेशन हमें पता है ये होता है। फिर हम क्या करते, पी क्यू आर की वैल्यू यहाँ पे पुट करते कि हमने पी क्यू आर की वैल्यू। फिर देखना ग्रुपिंग मेथड से सॉल्व होगा कि मल्टीप्लायर मेथड से। तो पहले ग्रुपिंग मेथड अप्लाई करके देखना, तो या तो इन दोनों का ग्रुप लिख सकते हैं, या तो इन दोनों का, या तो फिर इन दोनों का। तो पहले इन दोनों का लेके देखेंगे।
रफ में करना। आप लिखा मैंने, तो मैंने ट्रिक क्या बताई थी, वेरिएबल होते एक्स वाई जेड, ऊपर क्या है देखना एक्स और वाई है, तो ऊपर जेड नहीं है तो नीचे भी नहीं चाहिए, और नीचे आपको देखो जेड नहीं दिख रहा, मतलब हम सॉल्यूशन कर सकते हैं ग्रुपिंग से और ये इन दो रेशो की मदद से। तो देखो क्या कुछ कैंसिल हो रहा क्या, पहले देख लेना। यहाँ पे वाई स्क्वायर है और यहाँ पे वाई है, तो ये वाई वाई कैंसिल हो जाएगा, क्योंकि वाई मल्टीप्लाई में है ना, यहाँ पे मल्टीप्लाई में है तो कैंसिल होगा। वाई स्क्वायर यानी यहाँ पे दो वाई है, तो यहाँ का एक वाई कैंसिल और ये वाई कैंसिल, क्या बचा डी एक्स अपॉन वाई इक्वल टू डी वाई अपॉन माइनस एक्स। फिर क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करते जैसे पहले क्वेश्चन में किया था, ये इधर मल्टीप्लाई होगा ये इधर मल्टीप्लाई होगा, तो माइनस एक्स इंटू डी एक्स इक्वल टू वाई इंटू डी वाई। फिर हमेशा ध्यान में रखना हम क्या करते, एक साइड में लेके जाते हैं। तो देखो पिछले क्वेश्चन में इसको हमने इधर लेके गए थे, तो ऐसा जरूरी नहीं है कि इसी राइट हैंड साइड का टर्म को लेफ्ट हैंड साइड लेके जाना। आप राइट हैंड साइड के टर्म को नहीं, देखो ये हमारी लेफ्ट हैंड साइड है, ये राइट हैंड साइड है। पहले क्वेश्चन में क्या किया था, हमने क्या किया था, ये जो राइट हैंड साइड वाली टर्म थी इसको लेफ्ट हैंड साइड लेके गए थे, यहाँ पे भी राइट हैंड साइड वाली टर्म थी उसको लेफ्ट हैंड साइड लेके गए थे। बट ऐसा जरूरी नहीं है, आप राइट हैंड साइड की टर्म को लेफ्ट हैंड साइड भी लेके जा सकते हो और इस लेफ्ट हैंड साइड टर्म को राइट हैंड साइड भी लेके जा सकते हो, जो आपको आसान लगे वो आपको करना है। तो देखो अगर मैंने इसको इधर लेके गया तो क्या होगा, माइनस एक्स डी एक्स तो ऑलरेडी है और ये प्लस में है, इधर आएगा तो माइनस हो जाएगा और इक्वल टू जीरो। तो यहाँ पे दोनों माइनस आ रहे थे, इसीलिए मैंने क्या किया, इसको यहीं पे रहने दिया, इस लेफ्ट हैंड साइड को इधर लेके गया, तो ये इधर माइनस में है तो इधर आएगा तो क्या होगा ये टर्म प्लस, यानी वाई डी वाई ऑलरेडी है, ये माइनस में था इधर आया तो प्लस एक्स डी एक्स, और इसकी जगह क्या बचा जीरो, तो जीरो आप इधर लिखो कि इधर लिखो कुछ फर्क नहीं पड़ता। ज्यादातर हम जीरो राइट हैंड साइड में लिख लेते, ऐसा लिख लेना। फिर क्या करना, हमेशा एक्स वाली टर्म आगे लिख लेना एक्स डी एक्स, और वाई वाली टर्म बाद में लिख लेना। समझ में आया, तो यही मैंने यहाँ पे करके दिया। फिर जैसे ही हमने ये मिला, हमें थोड़ा सा कैलकुलेशन किया आगे पीछे वगैरह, तो हम क्या करते हैं फिर इंटीग्रेशन, सबको इंटीग्रेशन करना, हर टर्म को इंटीग्रेशन करना, इसको भी इसको भी इसको भी। अब इसका आंसर मैंने पिछले क्वेश्चन में आपको बताया, इंटीग्रेशन एक्स डी एक्स क्या होता है एक्स स्क्वायर बाई टू, इंटीग्रेशन वाई डी वाई क्या होता है वाई स्क्वायर बाई टू, और इंटीग्रेशन जीरो क्या होता है सी वन। तो यही आया क्या यहाँ पे, सेम आया है यहाँ पे, तो यही आंसर जो हमारा इसमें फर्स्ट सॉल्यूशन आया है ना वही इसमें आएगा। तो देखो सेम आया है आपका आंसर, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू ए, तो फिर से बताने की ज़रूरत नहीं है। अब हमें ये तो फर्स्ट सॉल्यूशन मिला, अभी सेकंड सॉल्यूशन निकालते हैं। तो फिर से देखना ग्रुपिंग मेथड से पॉसिबल है कि नहीं है, पहले ग्रुपिंग से ही देखना। तो इन दोनों को तो हमने यूज़ कर लिया, अब इन दोनों को यूज़ करके देखते हैं। तो लिख लिया मैंने, शॉर्टकट क्या है, एक्स वाई जेड होता है, ऊपर क्या है वाई और जेड है, ऊपर एक्स नहीं है तो नीचे भी एक्स नहीं चाहिए, और नीचे अगर एक्स है तो वो कैंसल होना चाहिए। तो यहाँ पे नीचे एक्स तो था बट कैंसल हो रहा है ना, एक्स इधर मल्टीप्लाई में है और इधर भी एक्स मल्टीप्लाई में है, तो एक्स एक्स कैंसल, बचा क्या है डी वाई अपॉन माइनस वाई डी जेड अपॉन जेड माइनस टू वाई। फिर हम क्या करते क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, तो इससे ये मल्टीप्लाई करना इससे ये मल्टीप्लाई करना किया हमने। फिर हम एक साइड में, तो थोड़ा यहाँ पे ध्यान दो, अब यहाँ पे दो टर्म है और ये मल्टीप्लाई में है, तो इसको इससे भी मल्टीप्लाई कर देना,
इसको इससे भी मल्टीप्लाई कर देना, तो क्या होगा जेड डी वाई माइनस 2y dy इक्वल टू माइनस वाई डी जेड। बट हमें सारी टर्म क्या चाहिए, एक साइड चाहिए। तो मैंने बताया था इस लेफ्ट हैंड साइड को भी राइट हैंड साइड लेके जा सकते, या फिर इस राइट हैंड साइड को लेफ्ट हैंड साइड लेके जा सकते। तो सबसे आसान क्या होगा, यहाँ पे ये माइनस है ना, इधर चला जाएगा तो प्लस हो जाएगा। तो हम क्या करेंगे, ये जो राइट हैंड साइड वाली टर्म है, क्योंकि हम माइनस निग्लेक्ट करना चाहते हैं, जितने कम माइनस होंगे ना उतना अच्छा है। तो ये इधर ऑलरेडी माइनस में था, तो इसको लेफ्ट हैंड साइड लेके जाएंगे तो वो प्लस हो जाएगा। तो ये एज इट इज, ये एज इट इज, ये माइनस था इधर आया तो प्लस, और इसकी जगह हम क्या लिखते हैं, जीरो। अब देखो, अब यहाँ पे इंटीग्रेशन करने के पहले थोड़ा सा इसको कैसे सॉल्व करना है, थोड़ा ट्रिक है यहाँ पे। देखो, इसको मैंने लिख लिया जेड डी वाई, और इस टर्म को आगे लिख लिया प्लस वाई डी जेड, और इसको बाद में लिखा इक्वल टू जीरो। अब यहाँ पे देखो, ये किसका आंसर है, आपने डेरिवेटिव में आपने पढ़ा होगा क्या, प्रोडक्ट रूल। प्रोडक्ट रूल आपने पढ़ा होगा, ठीक है। जैसे मान लो, अब डेरिवेटिव यानी डी लिख रहा हूं यहाँ पे, जैसे z इंटू क्या है y है। तो प्रोडक्ट रूल क्या होता है डिफरेंशिएशन का, फर्स्ट टर्म एज इट इज लिखते हैं, इसका डेरिवेटिव लेना यानी डेरिवेटिव ऑफ y, फिर साइन देना प्लस, फिर सेकंड टर्म एज इट इज लिखना और डेरिवेटिव लेना फर्स्ट का। तो ये रहा हमारा प्रोडक्ट रूल। तो देखो, यही वाला ऊपर दिया है क्या ऑलरेडी, जेड डी वाई प्लस वाई डी जेड, मतलब इसकी जगह पे हम क्या लिख सकते हैं, डेरिवेटिव ऑफ जेड इंटू वाई, तो मैंने वही लिखा है। फिर माइनस, ये किसका आंसर है आपको पता ही है, ये फॉर्मूला आपको पता है, डेरिवेटिव ऑफ, अब लिखते ऐसा है हम जनरली, डी वाई बाई डी एक्स टू दी पावर एन, तो क्या होता है इसका एन इंटू एक्स टू दी पावर एन माइनस वन। बट यहाँ पे हम ये डी वाई अपॉन डी एक्स की नहीं लिख रहे, सिर्फ डी लिखेंगे इसकी जगह। तो ये फॉर्मूला कैसे बनेगा, डी एक्स टू दी पावर एन, एन इंटू एक्स टू दी पावर एन माइनस वन। तो यहाँ पे वेरिएबल एक्स है, वाई के लिए क्या होगा, एक्स की जगह वाई आएगा, बाकी तो सेम रहेगा। ठीक है। तो अभी देखो, अगर एन की जगह अगर टू है, मान लो एन की जगह टू है, तो क्या आएगा, डी वाई स्क्वेयर, एन की जगह टू, वाई एन माइनस वन यानी टू माइनस वन, ठीक है। एन माइनस वन यानी टू माइनस वन, टू माइनस वन। तो यहाँ पे देखो, अब ये फॉर्मूला तो यहाँ तक ही लिखते, बट इससे आगे भी फॉर्मूला होता है। क्या होता है, ये तो एक्स टू दी पावर एन का हुआ, फिर ये जो है ना बेस में, इसका भी डेरिवेटिव करना पड़ता है, यानी वो ऐसा होता है डी अपॉन डी एक्स इंटू एक्स। तो वो जनरली हम लिखते नहीं है, ठीक है, यानी वो ऐसा होता है डेरिवेटिव डी अपॉन डी एक्स टू दी पावर एन, तो एन इंटू एक्स टू दी पावर एन माइनस वन यहाँ तक लिखते हैं, फिर इसका भी डेरिवेटिव करना पड़ता है। और हमें पता है इसका डेरिवेटिव वन आएगा ना, इसका डेरिवेटिव वन होता है, इसीलिए ये हम लिखते नहीं, बट ये करना पड़ता है। ठीक है। तो यहाँ पे भी करेंगे, यहाँ पे करना पड़ेगा हमें, तो हम इसकी जगह तो डी लिख रहे, तो एक्स टू दी पावर एन, इसकी जगह डी लिख रहे। तो अभी देखो, हमें एक्स की जगह अगर मैंने वेरिएबल वाई लिया तो क्या होगा, एन वाई एन माइनस वन डी वाई। मान लो एन की वैल्यू टू है,
तो क्या होगा 2y 2 माइनस 1 dy, इसको dy² 2y 2 माइनस 1 यानी 1 लिखने की जरूरत नहीं, और dy एज इट। ये 2y dy ऑलरेडी है क्या यहाँ पे, देखो 2y dy ऑलरेडी है। तो मतलब ये किसका आंसर है, हमारा dy² का आंसर है। यानी अभी ज्यादातर हम क्या करते, हमारे पास पहले ये होता है तो इससे हम ये वाली टर्म निकालते हैं मोस्टली, बट यहाँ पे पहले ये दिया है और फिर हमें ये निकालना है। तो 2y है तो समझ जाना y² होगा, ठीक है। तो थोड़ी प्रैक्टिस करने की जरूरत है। तो हम इसकी जगह क्या लिख सकते हैं, d और ब्रैकेट में y² इक्वल टू 0। अब यहाँ तक करने के बाद इंटीग्रेशन कर लेना दोनों साइड। तो इसको भी इंटीग्रेशन, इसको भी इंटीग्रेशन, इसको भी इंटीग्रेशन। थोड़ी देर पहले मैंने बताया था इंटीग्रेशन के बाद डेरिवेटिव है मल्टीप्लाई में, तो ये कैंसल। इंटीग्रेशन के बाद डेरिवेटिव है तो कैंसल। तो बचा क्या, ZY माइनस y²। इंटीग्रेशन ऑफ 0 क्या होता है, कांस्टेंट। तो यहाँ पे C1 लिया था, यहाँ पे C2 लेंगे। तो ये हमारा होगा सेकंड सॉल्यूशन। तो फर्स्ट सॉल्यूशन में u लिखते हैं, सेकंड सॉल्यूशन में v लिखेंगे, ये एज इट इज। और लास्ट में लिखेंगे कंप्लीट सॉल्यूशन। 5 इन ब्रैकेट u कॉमा v इक्वल टू 5 एज इट इज, ब्रैकेट एज इट इज। u का आंसर कौन सा, ये वाला। इक्वल टू का इधर का नहीं लिखते, फिर कॉमा देना। v का आंसर कौन सा, ये वाला। इक्वल टू का इधर का नहीं लिखते हमेशा। तो ये रहा हमारा कंप्लीट सॉल्यूशन। तो इस प्रकार से मैंने 2 क्वेश्चन आपको इस वीडियो में बता दिए हैं, ठीक है। अगर कुछ डाउट होंगे तो आप मुझे कमेंट के माध्यम से पूछ सकते हो। और इस टॉपिक के रिलेटेड जितने भी वीडियोस मैंने अपलोड किए हैं चैनल पे, तो उसकी मैंने एक प्लेलिस्ट बनाई है, और उस प्लेलिस्ट की लिंक इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगी। तो उन सारे वीडियोस को आपको देख लेना है। थैंक यू।